नमस्कार सभी साथियों और व्यूवर्स का स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 5 की आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। रविवार का दिन था। दिशा अपनी मां के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने मां से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? मां ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? मां ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन है? अब वे कहाँ रहते हैं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदारी गांव के प्रशासक होते थे। तो डेफिनेशन दी गई है कि जागीरदार जो प्राचीन समय में है गांव के प्रशासक होते थे। इनके पास ही गांव की देखरेख करने की जिम्मेदारी होती थी। दिशा मां से कुछ और प्रश्न पूछती, इससे पहले ही घर आ गए। उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, गुरुजी जागीरदार कौन होते हैं? ये अब कहाँ गए हैं? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज हम जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले जो हमारा राजस्थान आज दिखाई दे रहा है वर्तमान स्वरूप में, ऐसा नहीं था। यहाँ मुख्य विभिन्न प्रकार की रियासतों में ये विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन का संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का ये प्रकार राजशाही शासन कहलाता है। राजशाही शासन का स्वरूप होता है, राजस्थान के विभिन्न रियासतों मीन्स राज्य में सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग इनकी समान होती थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची और प्रज्ञा अधिकारी होते थे। राजा राज्य की संपूर्ण जो पूरी शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राजा अपने सलाहकारों, मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। मंत्री, इसका कार्य राजा अपने शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को राजा सुलझाते थे। बख्शी, इनका काम होता था सेना को वेतन देने, सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची, ये आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित करके राजकोष में वृद्धि करना खजांची का प्रमुख कार्य था। प्रज्ञा अधिकारी, राज्य परगनाओं में विभाजित था तथा परगनाओं में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रज्ञा अधिकारी की होती थी। ग्राम, राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन पंचायतें करती थी। आपको कमेंट में बताना है कि खजांची का प्रमुख कार्य क्या होता था और जो मंत्री होते थे वे राजा के लिए क्या कार्य करते थे। अब है जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध, मूल्य भावना पर आधारित प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए कुछ भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार जो होते थे उनका काम होता था जागीर की सुरक्षा करना और उसका शासन संचालन करना। बाद में समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे जो रुचि से सुन रहे थे, तभी सीकर ने शिक्षक से पूछा, ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो इनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा, शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ कर दी। जागीरदारी व्यवस्था का जो स्वरूप था वो इस प्रकार है। ये रक्त संबंध पर आधारित थी। सगोत्रीय कुल व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था।
राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आया। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, मुगलों का संरक्षण इनको प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय शासन व्यवस्था को भी समझाया। अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेज राज्य की स्थापना के साथ भारत को प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों व 11 प्रांतों में बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर होते थे। भारत के गवर्नर जनरल के प्रति ये उत्तरदायी होते थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्हें गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। परीक्षा में पूछा जा सकता है भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 का भारत सरकार जो अधिनियम था, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, उसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। शब्दावली: जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। निर्वासित चुना हुआ। तो चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उसको हम देख लेते हैं। सेना को जो वेतन देने का कार्य था वो खजांची के द्वारा किया। सेना को जो वेतन देने और सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, खजांची, राजा, बख्शी या प्रधान। तो इसका ऑप्शन सर राइट है, बख्शी की। राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। ग्राम ये राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। मनसबदारी ये मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। अब चैप्टर हैं 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। जितने भी ये क्लासें अपलोड की जा रही है, ये सब आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम राजस्थान में लिए जा रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लाइन टू लाइन आपको पढ़ाई जा रही है। तो ऐसा विश्वास है कि इस कंटेंट से जितने भी प्रश्न बनाए जाएंगे वो ज़रूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 की, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप अवस्थिति का अध्ययन किया है। क्या आप जानते हैं राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम समझेंगे। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है अत्यंत जटिल विविधता युक्त है। राज्य का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पे अरावली पर्वतमाला स्थित है, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। और राजस्थान राज्य का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय है और दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। थार का मरुस्थल भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। ये राज्यों के 15 जिलों में फैला हुआ है। 61% भाग पर फैला हुआ है। ये राजस्थान की लगभग 46% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व सर्वाधिक, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व में
सबसे संपन्न मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में जो स्थित बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित जो रेतीला मरुस्थलीय भाग है उसको भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी, रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप व स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। दूसरा है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत हैं। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक हैं। दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक ये विस्तृत हैं। इसे हम आड़ावल या आड़ अवला भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला जो मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती हैं। अरावली पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमालाएँ जो मानसून को रोककर पूर्व एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती हैं। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और अरावली पर्वतमाला इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर और सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। राजस्थान का भौतिक प्रदेश में उत्तर में गग्गर का मैदान, उसके बाद ये मरुस्थली प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, आबू पर्वत, सिरोही में बोराट का पठार है, दक्षिण अरावली, माई का मैदान, दक्षिण में हाड़ौती का पठार, ये मध्य अरावली, चंबल का मैदान, विधियन कंगार, उत्तरी अरावली, शेखावटी, बांगड़, लूणी बेसिन, बनास बेसिन, ये सब राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। मुख्य रूप से 4 हैं। तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। और जो पूर्वी मैदान है ये 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। इससे चंबल के बियड़ या डाग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जो जनसंख्या यहाँ निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माई और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माई के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गाँवों के समूह 56 नदी नालों से निर्मित। और राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों के क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाता था। ये 7% भाग पर फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली जो उपजाऊ मिट्टी है। अन्य पठार में सिरोही में स्थित उड़िया पठार, आबू, उदयपुर राजसमंद में बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर और प्रतापगढ़ स्थित लसाड़िया का पठार। जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पश्चिम में 61% में शुष्क, अर्ध शुष्क, मरुस्थलीय जलवायु जो जलवायु पाई जाती है उसे उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर और उदयपुर में आर्द्र जलवायु, दक्षिण और बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है और राजस्थान भारत अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क हैं। शब्दावली। बंजर भूमि वह भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। उत्खात भूमि उबड़ खाबड़ खड्डों वाली नदी जल कटाव के कारण जो भूमि होती है।
मानसूनी वे मौसमी पवनें जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं अपर्दन। जो कटाव होता है जल, पवन और पृथ्वी की सतह से मिट्टी और चट्टान के कटाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसे अपर्दन कहते हैं। तो ये चैप्टर चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम शुरुआत करेंगे जल संसाधन एवं संरक्षण। अब्बा तंत्र में जो राजस्थान का अब्बा तंत्र है 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र, अरब सागर का अब्बा तंत्र और आंतरिक अब्बा तंत्र। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था होती है उसे अब्बा तंत्र प्रणाली कहते हैं। 2 अपवाद क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशा में विभक्त कर प्रवाहित करती है। ऐसी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। बंगाल की खाड़ी का जो अब्बा तंत्र है उसमें जो नदियाँ हैं बनास, काली सिंध, पार्वती जो संबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। यमुना नदी गंगा नदी में, अंत में गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है, तो इसे बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र कहते हैं। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ है, अरब सागर का जो अब्बा तंत्र है माई, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास। आंतरिक अब्बा तंत्र में घग्गर, बाणगंगा, कातली, सांबी, रूपा रेल और मेढा ये आंतरिक अब्बा तंत्र वाली नदियाँ हैं। प्रमुख नदियाँ हैं संबल, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, वर्ष भर बहने वाली है। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बनास, बेड़स, कोटारी, काली सिंध और पार्वती। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है और ये एक मौसमी नदी है और ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर। टोंक नगर बनास नदी के किनारे। इसकी सहायक नदियाँ हैं मैनाल, कोटारी, बेड़स और खारी। नदियों से संबंधित जो सहायक नदियाँ उनसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इसका लूणी ये अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट 2 जो धाराएं सरस्वती और सागरमती, इससे इसका उद्गम होता है। ये अजमेर, ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर जिलों में बहने के बाद कसकी खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा, उसके बाद जल खारा होता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ है जोजड़ी, बाड़ी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुया आदि। माई नदी ये विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम और जाकम। बाणगंगा इसका जो उद्गम है जयपुर संभाग के कोटपुतली और बैरोड जिले में स्थित अरावली की जो बैराट पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इस नदी का पानी घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। घग्गर नदी, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से होता है। ये श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है और इसका जो प्रवेश है हनुमानगढ़ जिले से होता है। इस नदी को प्राचीन में सरस्वती नदी का अवशेष और सहायक नदी माना जाता है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और संबल जो परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसमें कुल 4 बांध बनाए गए। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर एवं कोटा बैराज, दोनों राज्यों की जल और विद्युत सिंचाई की सुविधाएं इससे मिलती है। माई बजाज सागर परियोजना
बांसवाड़ा में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। गुजरात और राजस्थान की शामिल परियोजना है। दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की सुविधा यहाँ से उपलब्ध होती है। बिशलपुर जो परियोजना है राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है पेयजल के लिए, और इससे जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, डीडवाना, कुचामन आदि क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर जो परियोजना है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात के नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालोर जिले में भी सिंचाई व पेयजल की सुविधा इससे उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। राजस्थान के प्रमुख जो जिले हैं और जल संचयन, राजस्थान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत हैं। जैसे पारंपरिक जल स्रोतों के अंतर्गत कुएं, बावड़िया, जोड़, टाके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन महाराजाओं, राजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण हमें कई जिलों में हम देख सकते हैं। जैसे उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर में पिसोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर आदि जिले स्थित हैं। जय संबंध जो झील है इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर अजमेर में एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही में माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील उत्तरी भाग को 900 की भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गैव सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेठ झील प्रसिद्ध है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त खारे पानी की भी झीलें हैं। जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन के मध्य सांबर झील, बालोतरा में पचपदरा, डीडवाना और कुचामन में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। शब्दावली के अंतर्गत है भूगर्भिक यानी भूमि के अंदर, अबवा यानी नदी जल का बहना, टाका यानी पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना, खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना, जोड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना, संरक्षण यानी सुरक्षित रखना और रख रखाव। बनास की जो सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है तो चंबल की माई बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में स्थित है। तो इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट हुआ है। अगले पार्ट में हम लेसन 8 पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।